अभी आप इस वीडियो को पॉज करो और जो सेंटेंस मैं आपको बोल रही हूं उसको आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। ऑलराइट, he reached the party at the 11th hour. He reached the party at the 11th hour. अब ऑनेस्टली बताओ कि आपने इसको यही ट्रांसलेट किया ना कि वो पार्टी में 11वें घंटे में पहुंचा, राइट? बट वो गलत है, क्योंकि इसका मतलब हुआ कि वो पार्टी में एकदम आखिरी वक्त में पहुंचा। अब आप सोच रहे होंगे कि एट द 11th आवर को हम आखिरी वक्त क्यों बोल रहे हैं? तो यही तो इडियम्स होते हैं जिसमें लिखा कुछ और होता है और उसका मीनिंग एकदम अलग होता है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब आप मुझे बताओ कि दिस बुक इज फॉर ओल्ड एंड यंग और दिस बुक इज फॉर यंग एंड ओल्ड, इसका क्या मतलब हुआ? अब आपने इसको ट्रांसलेट किया होगा कि ये किताब, दिस बुक, ये किताब इज फॉर यंग यानी जवान एंड फॉर ओल्ड और बूढ़ों के लिए है। ये किताब जवान और बूढ़ों के लिए है। बट अगेन यू आर रॉन्ग, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं होता है। यंग एंड ओल्ड भी एक इडियम है जिसका मतलब होता है हर एक व्यक्ति, यानी ये किताब हर एक व्यक्ति के लिए है। एक और एग्जाम्पल देखना है, चलिए देख लेते हैं। अब आप मुझे इसका मतलब बताओ कि शी इज गॉन फॉर गुड। शी इज गॉन फॉर गुड, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब अगर आपने इसको ट्रांसलेट किया होगा वर्ड टू वर्ड तो इसका मतलब आपने निकाला होगा कि वो अच्छे के लिए चली गई है। शी इज गॉन फॉर गुड, बट नो, अनफॉर्चुनेटली यू आर रॉन्ग अगेन, क्योंकि फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए। शी इज गॉन फॉर गुड, वो हमेशा के लिए चली गई है। तो अगर आप अपनी लैंग्वेज को ऐसा ही बनाना चाहते हैं, यानी अपनी लैंग्वेज को अच्छा इम्प्रूव्ड बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेसन देने वाली हूँ। इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट 20+ इडियम्स और प्रोवर्ब्स बताने वाली हूँ। ये प्रोवर्ब्स आपकी लैंग्वेज का स्टैंडर्ड सीधा यहाँ से यहाँ पहुँचाएंगे, क्योंकि यही तो प्रोवर्ब्स और इडियम्स है जो अच्छे इंग्लिश स्पीकर्स यूज़ करते हैं और न्यू कमर्स को समझ में नहीं आता, यानी जो नए लर्नर्स होते हैं, बेसिक लर्नर्स होते हैं, उनको समझ नहीं आता और उनको लगता है कि उनसे इंग्लिश बनती नहीं है। तो आपको ऐसा ना सोचना पड़े, उसके लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनम इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो ये वीडियो मैंने आपको बता दिया कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जिनको बोलने के लिए आपसे इडियम्स और प्रोवर्ब बनना चाहिए। जैसे अगर आप ऐसा बोलना चाहेंगे कि वो अगर मेरी बात को सुनेगी तो घर सर पर उठा लेगी, तो घर सर पर उठाना, आप इस बात को बोलने के लिए आपको इडियम बनना चाहिए एक, कौन सा? रेज द रूफ, राइट? तो अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं, अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट 20+ प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स, राइट? इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस बताए थे। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा था तो वो भी आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजेस मैंने उसमें आपको बताए थे। अगर वो वीडियो आप देखोगे, ये वीडियो भी आप देखोगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि फ्रेजेस और इडियम्स में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर वो डाउट आप अपना क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको फ्रेजेस और इडियम्स का एग्जैक्ट डिफरेंस बता दूंगी। ऑलराइट, तो चलिए अब बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इडियम्स और प्रोवर्ब्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट इडियम, जो कि है कीप पेस विथ। कीप पेस विथ का मतलब होता है कदम से कदम मिलाना या साथ चलना या फिर तालमेल बनाकर चलना। एग्जाम्पल देखिए, ऑलवेज कीप पेस विथ टाइम। ऑलवेज कीप पेस विथ टाइम, इसका मतलब होता है हमेशा समय के साथ तालमेल बनाए रखें या हमेशा समय के साथ चले। जैसे आप बोलते हो ना कि टाइम के साथ कदम से कदम मिलाकर चलो, तो उसी को बोलने के लिए हम कीप पेस विथ इडियम का यूज़ करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इसी के ऊपर, स्लो डाउन, आई कांट कीप पेस विद यू। स्लो डाउन यानी धीरे चलो, आई कांट कीप पेस विद यू, मैं तुम्हारे कदम से कदम नहीं मिला सकता। तो कीप पेस विथ एक अच्छा इडियम है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इडियम आज का, जो कि है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का अगर आप लिटरल मीनिंग देखोगे तो इसका मतलब होता है 11वां घंटा, बट एज एन इडियम अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो एट द 11th आवर का मतलब होता है आखिरी वक्त में, एकदम लास्ट टाइम में। एग्जाम्पल देखिए, ही रीच द एग्जामिनेशन हॉल एट द 11th आवर। ही रीच द एग्जामिनेशन हॉल एट द 11th आवर, यानी वो एकदम आखिरी समय में परीक्षा हॉल पहुंचा, राइट? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इसी का, ही पोस्टपोन्ड हिज ट्रिप एट द 11th आवर। ही पोस्टपोन्ड हिज ट्रिप एट द 11th आवर, यानी उसने एकदम आखिरी वक्त में अपनी यात्रा स्थगित कर दी या फिर अपनी ट्रिप को पोस्टपोन कर दिया। तो एट द 11th आवर का यूज़ होता है आखिरी वक्त में बोलने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इडियम आज का, जो कि है बीट अबाउट द बुश।
बीट अबाउट द बुश, जिसका मतलब होता है घुमा फिरा कर बातें करना या फिर यहाँ वहाँ की बातें करना। एग्जाम्पल देखिए, प्लीज़ गेट टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बुश। प्लीज़ गेट टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बुश, यानी कृपया मुद्दे पर आओ, यहाँ वहाँ की बातें मत करो या फिर घुमा फिरा कर बातें मत करो। डोंट बीट अबाउट द बुश। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इसी के ऊपर, इंस्टेड ऑफ आंसरिंग माई क्वेश्चन ही बिगन टू बीट अबाउट द बुश। इंस्टेड ऑफ आंसरिंग माई क्वेश्चन यानी मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के बजाय ही बिगन टू बीट अबाउट द बुश, उसने यहाँ वहाँ की बातें करना शुरू कर दिया। तो बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा कर बातें करना या फिर यहाँ वहाँ की बातें करना। ये एक अच्छा आइडियम है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इडियम आज का, जो कि है इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट का अगर हम लिटरल मीनिंग बात करेंगे तो आपको पता है किसका मतलब होता है काला और सफ़ेद। जैसे अगर आप बोलते हो कि ये मूवी ब्लैक एंड वाइट में है तो सिंपली इसका मतलब होता है कि ये कलर्ड मूवी नहीं है, उसमें सिर्फ दो ही कलर हैं, ब्लैक एंड वाइट। बट इफ़ यू यूज़ ब्लैक एंड वाइट एज एन इडियम तो इसका मतलब हो जाएगा लिखित में या फिर लिख कर। इन ब्लैक एंड वाइट, लिखित में या फिर लिख कर। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉन्ट दिस अग्रीमेंट इन ब्लैक एंड वाइट। आई वॉन्ट दिस अग्रीमेंट इन ब्लैक एंड वाइट, यानी मुझे ये अग्रीमेंट लिखित में चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इसी के ऊपर, इफ़ यू अपोलोजाइज इन ब्लैक एंड वाइट आई विल फॉरगिव यू, यानी अगर आप लिखित में माफ़ी मांगते हैं तो आई विल फॉरगिव यू, मैं आपको माफ़ कर दूंगा। इफ़ यू अपोलोजाइज इन ब्लैक एंड वाइट, अगर आप लिखित में माफ़ी मांगते हैं तो इन ब्लैक एंड वाइट एक अच्छा आइडियम है। अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आपकी लैंग्वेज काफ़ी स्टैंडर्ड लगेगी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का नेक्स्ट इडियम, जो कि है बेड ऑफ रोजेज़। बेड ऑफ रोजेज़ का क्या मतलब होता है? गुलाब की सेज। बट इंग्लिश में एज एन इडियम बेड ऑफ रोजेज़ का मतलब होता है आरामदायक या फिर सुखदायक। एग्जाम्पल देखिए, लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेज़। लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेज़, यानी जीवन हमेशा आरामदायक नहीं होता या फिर सुखदायक नहीं होता। लाइफ इज़ नॉट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेज़। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इसी के ऊपर, आर मैरिज हैज़ नॉट बीन अ बेड ऑफ रोजेज़। आर मैरिज हैज़न बीन अ बेड ऑफ रोजेज़, यानी हमारी शादी कभी सुखदायक नहीं रही। तो बेड ऑफ रोजेज़ मतलब आरामदायक या फिर सुखदायक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इडियम, जो कि है कम टू लाइट। कम टू लाइट सिंपल है, इसका मीनिंग भी वही है जैसा कि इन वर्ड से, इस फ्रेज से पता चल रहा है। कम टू लाइट का मतलब होता है पता लगना या फिर सामने आना, किसी चीज़ पर प्रकाश पड़ना, लाइट पड़ना। कम टू लाइट, राइट, रोशनी में आना। एग्जाम्पल देखिए, ट्रुथ विल कम टू लाइट। ट्रुथ विल कम टू लाइट, यानी सच्चाई सामने आ जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, एवरी लाई कम्स टू लाइट वन डे और द अदर। एवरी लाई कम्स टू लाइट, यानी हर झूठ सामने आ जाता है वन डे और द अदर, एक न एक दिन। हर झूठ एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। तो कम टू लाइट का मतलब हुआ पता लगना या फिर सामने आना। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, जो कि है कैच रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड बहुत सिंपल है, इसका मीनिंग भी सिंपल है, रंगे हाथों पकड़ना। रेड हैंडेड का मतलब लाल हाथों से पकड़ना, तो बिल्कुल मत समझिएगा। कैच रेड हैंडेड एक इडियम है जिसका मतलब होता है रंगे हाथों पकड़ना। अब जिसका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं है तो उनको ये भी समझ में नहीं आएगा रंगे हाथों पकड़ना। रंगे हाथों पकड़ना का मतलब होता है किसी को कोई क्राइम करते टाइम पकड़ना। जैसे अगर कोई थीफ है, अगर कोई चीज़ स्टील कर रहा है, चुरा रहा है, तो उसको आप चोरी करते पकड़ लें, उसी टाइम पकड़ें, तो आप बोलेंगे मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा। यानी उस टाइम पकड़ना जब कोई क्राइम या फिर कोई एक्टिविटी की जा रही है। तो कैच रेड हैंडेड मतलब रंगे हाथों पकड़ना, राइट। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड। द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड, जिसका मतलब होता है चोर को रंगे हाथों पकड़ा गया। रंगे हाथों यानी उसी समय पकड़ा गया जब वो चोरी कर रहा था, रंगे हाथों। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इसी के ऊपर, रियान वॉज कॉट रेड हैंडेड टेकिंग द मनी। रियान वॉज कॉट रेड हैंडेड टेकिंग द मनी, यानी रियान को पैसे लेते वक्त, टेकिंग द मनी, रियान को पैसे लेते वक्त रंगे हाथों पकड़ा गया। ओके, तो ये भी एक अच्छा इडियम है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इडियम आज का, जो कि है चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले मतलब बच्चों का खेल, और बच्चों का खेल का तो सिंपल मीनिंग होता है आसान काम, राइट। तो चाइल्ड्स प्ले का मीनिंग हुआ एकदम आसान काम या फिर बच्चों का खेल। एग्जाम्पल देखिए, ड्राइविंग एग्जाम्पल देखिए, ड्राइविंग कार इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले।
ड्राइविंग कार इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले, यानी कार चलाना बच्चों का खेल नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल भी इसका बहुत सिंपल है, टू पास बोर्ड एग्जामिनेशन इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले। टू पास बोर्ड एग्जामिनेशन इज़ नॉट चाइल्ड्स प्ले, यानी बोर्ड परीक्षा पास करना बच्चों का खेल नहीं है। तो चाइल्ड्स प्ले मतलब आसान काम या फिर बच्चों का खेल। एनीवे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इडियम आज का, जो कि है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। अब इस सेंटेंस को या फिर इस फ्रेज को पढ़ के इसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको क्या समझ आ रहा है? तो देखिए, स्पिल मतलब होता है बिखरना और उसका पास्ट फॉर्म हुआ स्पिल्ड। तो स्पिल्ड का मतलब हुआ बिखरा हुआ मिल्क, राइट। तो इसका अगर हम एग्जैक्ट मीनिंग निकालेंगे तो इसका मतलब हुआ क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब हुआ कि बिखरे हुए दूध पर रोना। अब दूध गिर जाए, बिखर जाए तो उस पर रोने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, राइट। तो क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब ही होता है पुरानी बातों पर पछताना। एग्जाम्पल देखिए तो आपको ये इडियम कैसे यूज़ करना है समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल है इसके ऊपर, इट्स नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। इट्स नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी घटना हो जाने के बाद रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि इडियम है तो यहाँ पर दूध बिखरा हुआ ये वो इसका कोई मीनिंग नहीं है। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मीनिंग हुआ पुरानी बातों पर पछताना, यानी कोई घटना हो जाने के बाद रोना या पछताना। तो इट्स नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब हुआ घटना हो जाने के बाद रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, इट्स नाउ टू लेट टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इट्स नाउ टू लेट टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, इसका मतलब पछताने के लिए अब बहुत देर हो गई है। तो ये भी एक अच्छा इडियम है। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट इडियम आज का, जो कि है डबल डीलिंग। डबल डीलिंग का मतलब होता है दोहरा व्यवहार या फिर दोहरी चाल, यानी आप बोले कुछ, करें कुछ, सोचें कुछ, करें कुछ। तो डबल डीलिंग यानी एक मत नहीं रखना, इसका मतलब डबल डीलिंग यानी दो स्टैंडर्ड्स रखना। एग्जाम्पल देखिए, नेवर प्रैक्टिस डबल डीलिंग। नेवर प्रैक्टिस डबल डीलिंग, यानी कभी दोहरा व्यवहार ना रखें, यानी आप एकदम वही बोले वही करें जो आप सोच रहे हैं, राइट। सोचना कुछ, करना कुछ इज़ रॉन्ग, तो वैसी प्रैक्टिस या वैसा व्यवहार ना करें। नेवर प्रैक्टिस डबल डीलिंग। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इसी के ऊपर, हिज डबल डीलिंग मेड अस लूज द गेम। हिज डबल डीलिंग मेड अस लूज द गेम, यानी उसके दोहरे व्यवहार ने हमें खेल में हरा दिया, यानी उसके डबल स्टैंडर्ड की वजह से हम खेल में हार गए। डबल डीलिंग मतलब दोहरा व्यवहार या फिर दोहरी चाल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इडियम आज का, जो कि है सी आई टू आई। सी आई टू आई का मतलब होता है सहमत होना, किसी के साथ एग्री करना, सहमत होना। टू सी आई टू आई। एग्जाम्पल, आई डोंट सी आई टू आई विद माई वाइफ। आई डोंट सी आई टू आई विद माई वाइफ, यानी मैं अपनी पत्नी के साथ एकमत नहीं होता या सहमत नहीं होता, यानी उसकी ओपिनियन अलग होती है, मेरी ओपिनियन अलग होती है। तो टू सी आई टू आई का मतलब हुआ सहमत होना। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, दे आर फ्रेंड्स एंड ऑलवेज सी आई टू आई ऑन एवरीथिंग। दे आर फ्रेंड्स एंड ऑलवेज सी आई टू आई ऑन एवरीथिंग, यानी वो दोस्त हैं और हर चीज़ पर एक मत रहते हैं, यानी हर चीज़ पर वो अग्री करते हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट इडियम है आज का एंड इन स्मोक। एंड इन स्मोक का मतलब होता है बेकार जाना। एग्जाम्पल, ऑल हिज एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक। ऑल हिज एफर्ट्स एंडेड इन स्मोक, मीनिंग उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई, उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इसी के ऊपर, डू समथिंग एल्स योर प्लान विल एंड इन स्मोक। डू समथिंग एल्स योर प्लान विल एंड इन स्मोक, यानी कुछ करो, डू समथिंग, वरना तुम्हारी योजना बेकार हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इडियम आज का, जो कि है फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब अगर हम देखेंगे इन वर्ड से मीनिंग निकालेंगे तो इसका मतलब वो अच्छे के लिए। फॉर गुड, आई एम डूइंग इट फॉर योर गुड, राइट। फॉर गुड, अच्छे के लिए। बट अगर हम इसको इडियम के जैसे यूज़ करेंगे तो फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए। एग्जाम्पल देखिए, शी हैज़ लेफ्ट हर इन लॉस हाउस फॉर गुड। शी हैज़ लेफ्ट हर इन लॉस हाउस फॉर गुड, इसका मीनिंग अगर मैं आपको बोलूँगी तो आप बोलेंगे कि उसने अपने ससुराल को अच्छे के लिए छोड़ दिया है, बट ऐसा नहीं है। इसका मीनिंग हुआ उसने अपना ससुराल हमेशा के लिए छोड़ दिया है। इन लॉस हाउस का मतलब वो ससुराल, राइट। शी हैज़ लेफ्ट हर इन लॉस हाउस फॉर गुड, उसने अपना ससुराल हमेशा के लिए छोड़ दिया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इसी के ऊपर, शी इज़ गॉन एंड दिस टाइम इट्स फॉर गुड। शी इज़ गॉन एंड दिस टाइम इट्स फॉर गुड, यानी वो चली गई है और इस बार हमेशा के लिए। दिस टाइम इट्स फॉर गुड, हमेशा के लिए। एनीवे नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं नेक्स्ट इडियम आज का, जो कि है इन अ फिक्स।
इन अ फिक्स का मतलब होता है परेशानी में। एग्जाम्पल, आई वॉज इन अ फिक्स, आई वॉज इन अ फिक्स, मैं परेशानी में था। सिंपली अगर आपको कोई बोले कि तुम कहाँ गायब थे, मिले नहीं, तो आप बोल सकते हैं ना मैं परेशानी में था। तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं, आई वॉज इन अ फिक्स, यानी मैं परेशानी में था। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, वी आर गोइंग टू बी इन अ रियल फिक्स इफ़ वी मिस दैट बस। वी आर गोइंग टू बी इन अ रियल फिक्स, हम सच में बहुत परेशानी में पड़ने वाले हैं इफ़ वी मिस दैट बस, अगर हमने वो बस को मिस कर दिया या छोड़ दिया तो। वी आर गोइंग टू बी इन अ रियल फिक्स इफ़ वी मिस दैट बस का मतलब हुआ अगर हमने वो बस छोड़ी तो हम परेशानी में पड़ जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इडियम जो कि है मैन इन द स्ट्रीट। मैन इन द स्ट्रीट का मतलब होता है सामान्य पुरुष या फिर साधारण व्यक्ति, यानी हर एक कॉमन पर्सन, कॉमन मैन, राइट। मैन इन द स्ट्रीट मतलब साधारण व्यक्ति। एग्जाम्पल, दिस काइंड ऑफ म्यूजिक डजंट अपील टू द मैन इन द स्ट्रीट। दिस काइंड ऑफ म्यूजिक डज नॉट अपील टू द मैन इन द स्ट्रीट, यानी इस तरीके का संगीत साधारण आदमी को अपील नहीं करता। अपील मतलब अट्रैक्ट नहीं करता, आकर्षित नहीं करता। तो दिस काइंड ऑफ म्यूजिक डजंट अपील टू द मैन इन द स्ट्रीट का मतलब हुआ इस तरीके का संगीत साधारण आदमी को यानी सामान्य व्यक्तियों को आकर्षित नहीं करता। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इसी के ऊपर, स्वामी विवेकानंद स्पोक सो सिंपली दैट इवन अ मैन इन द स्ट्रीट फॉलोड इट। स्वामी विवेकानंद ने इतना सिंपल बोला, स्पोक सो सिंपली दैट इवन अ मैन इन द स्ट्रीट, यहाँ तक कि हर एक साधारण व्यक्ति ने भी उसका अनुसरण किया, उसे फॉलो किया। तो मैन इन द स्ट्रीट का मतलब हुआ सामान्य पुरुष या फिर साधारण व्यक्ति। ऑलराइट, एनीवे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इडियम आज का जो कि है इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है एन वक्त पर या ठीक आखिरी समय में। तो अब आप बोलोगे कि आपने जो बताया कि इन द 11th आवर, तो क्या वो गलत है? तो नहीं, वो भी सही है और ये भी सही है, दोनों का मीनिंग सेम है, बोलने का तरीका अलग है, दो अलग अलग इडियम्स हैं। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब भी वही होता है ठीक आखिरी समय में या फिर एन वक्त पर, और एट द 11th आवर का मीनिंग भी वही होता है। एनीवे इसके ऊपर एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है वी गॉट देयर जस्ट इन द निक ऑफ टाइम। वी गॉट देयर जस्ट इन द निक ऑफ टाइम, यानी हम वहाँ एकदम एन मौके पर पहुँचे। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका, ही रीच द ऑफिस इन द निक ऑफ टाइम। ही रीच द ऑफिस इन द निक ऑफ टाइम, यानी वो एकदम ठीक आखिरी समय में ऑफिस में पहुंचा। देखते हैं नेक्स्ट इडियम आज का जो कि है आउट ऑफ पॉकेट। आउट ऑफ पॉकेट का मतलब होता है पैसे की कमी या फिर बर्बाद। एग्जाम्पल देखिए, आई कांट हेल्प यू एज आई एम आउट ऑफ पॉकेट। आई कांट हेल्प यू एज आई एम आउट ऑफ पॉकेट, यानी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पैसों की कमी है। आई एम आउट ऑफ पॉकेट, मुझे पैसों की कमी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है इसी के ऊपर, हिज मिस्टेक लेफ्ट अस ऑल आउट ऑफ पॉकेट। हिज मिस्टेक लेफ्ट अस ऑल आउट ऑफ पॉकेट, यानी उसकी इस गलती ने हम सभी को बर्बाद कर दिया या हमें पैसों की कमी के साथ छोड़ दिया। तो यहाँ पर पैसे की कमी नहीं जम रहा है तो हम बर्बाद बोल सकते हैं, जैसे हिज मिस्टेक लेफ्ट अस ऑल आउट ऑफ पॉकेट, इसका मतलब उसकी इस गलती ने हम सभी को बर्बाद कर दिया। एनीवे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इडियम आज का जो कि है प्रॉज एंड कॉन्स। प्रॉज एंड कॉन्स एक बहुत बोलचाल वाला इडियम है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आप आए दिन इसे सुनते होंगे। इसका मतलब होता है पक्ष विपक्ष या फिर फ़ायदा और नुकसान। फ़ायदा और नुकसान। एग्जाम्पल देखिए, मदरहुड हैज़ बोथ इट्स प्रॉज एंड कॉन्स। मदरहुड हैज़ बोथ इट्स प्रॉज एंड कॉन्स, इसका मतलब मातृत्व के यानी मदरहुड के अपने फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इसके ऊपर, यू मस्ट वे अप द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ दिस जॉब। वे अप मतलब नापना चाहिए या तौलना चाहिए, नापना तौलना। यू मस्ट वे अप द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ दिस जॉब, यानी आपको इस नौकरी के पक्ष और विपक्ष को तौलना चाहिए, उसका फ़ायदा नुकसान दोनों आपको मेजर करना चाहिए। यहाँ पर आप सिंपली कैलकुलेट भी बोल सकते थे, जैसे यू मस्ट कैलकुलेट द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ दिस जॉब। तो प्रॉज एंड कॉन्स मतलब फ़ायदा नुकसान या फिर पक्ष विपक्ष। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इडियम जो कि है अप टू द मार्क। ये भी एक बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड इडियम है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बोलचाल में। अप टू द मार्क का मतलब होता है ठीक या अच्छे स्तर पर या फिर कसौटी पर उतरा हुआ, यानी अगर आप ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया हो कि मुझे उसमें गुण होने चाहिए किसी भी व्यक्ति में, तो अगर आप बोलेंगे ना वो अप टू द मार्क नहीं है, यानी वो उसमें गुण नहीं है, अच्छे स्तर का स्टैंडर्ड, अप टू द मार्क, कसौटी पर उतरा हुआ। एग्जाम्पल देखिए, योर वर्क इज़ंट रियली अप टू द मार्क। योर वर्क इज़ नॉट रियली अप टू द मार्क, यानी आपका काम वास्तव में अच्छे स्तर का नहीं है। अब स्तर क्या हुआ?
यानी अगर आपने कुछ स्टैंडर्ड सेट किया होगा तभी आप बोलेंगे ना कि तुम्हारा उस लेवल का काम नहीं है, तो उसको बोलने के लिए आप अप टू द मार्क इडियम का यूज़ करते हैं। योर वर्क इज़ नॉट रियली अप टू द मार्क, यानी अच्छे स्तर का आपका काम नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी के ऊपर, रियान इज़ नॉट अप टू द मार्क। रियान इज़ नॉट अप टू द मार्क, यानी रियान ठीक नहीं है, यानी अच्छे स्तर का नहीं है, उसका वो स्टैंडर्ड नहीं है, अप टू द मार्क। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इडियम जो कि है अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज इडियम है। इसका मतलब होता है उतार चढ़ाव, बहुत क्लियर है उसके मीनिंग से ये। एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, यानी हर रिश्ते में काफ़ी उतार चढ़ाव होते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ एवरीबडीज लाइफ। अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ एवरीबडीज लाइफ, यानी उतार चढ़ाव हर किसी के जीवन का हिस्सा है। देखते हैं नेक्स्ट इडियम आज का, यंग एंड ओल्ड। यंग एंड ओल्ड का मीनिंग है जवान और बूढ़ा। इसके मीनिंग से तो यही क्लियर होता है, बट नहीं, अगर आप इसका एज एन इडियम यूज़ करते हैं तो यंग एंड ओल्ड का मतलब होता है हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज़ अ बुक फॉर यंग एंड ओल्ड। दिस इज़ अ बुक फॉर यंग एंड ओल्ड। अगर इसका मीनिंग अगर आप अदरवाइज निकालेंगे बिना इस इडियम को समझे हुए तो आप बोल सकते हैं कि ये बुक जवान और बूढ़े लोगों के लिए है, तो नहीं। दिस इज़ अ बुक फॉर यंग एंड ओल्ड का मतलब हुआ ये किताब हर व्यक्ति के लिए है, किसी भी एज ग्रुप का हो फर्क नहीं पड़ता। दिस इज़ अ बुक फॉर यंग एंड ओल्ड। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, यंग एंड ओल्ड इज डेस्टाइन्ड टू डाई। यंग एंड ओल्ड इज डेस्टाइन्ड टू डाई, यानी हर व्यक्ति की मौत होना तय है। तो यहाँ पर हमारे 21 इडियम्स हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लास्ट इडियम आज का जो कि है रेज द रूफ। रेज द रूफ का मतलब होता है घर सर पर उठाना। अगर आपका फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है तब आप तो समझ गए होंगे कि घर सर पर उठाना क्या होता है, बट अगर आप हिंदी आपका फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि घर सर पर उठाना क्या हुआ। इसका मतलब हुआ एकदम चिल्लाना, परेशान होना, गुस्सा करना, यानी एकदम ओवर रिएक्ट करना किसी बात को लेके, उसको हम बोलते हैं घर सर पर उठाना। ये भी एक कहावत है हिंदी में, और रेज द रूफ तो इडियम है ही। ओके, एग्जाम्पल देखिए तो आपको समझ आएगा कि इडियम यूज़ कैसे होगा। तो इसका पहला एग्जाम्पल है, ही विल रेज द रूफ व्हेन ही विल हियर दिस। ही विल रेज द रूफ व्हेन ही विल हियर दिस, यानी वो ये जब सुनेगा तो पूरा घर सर पर उठा लेगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इसके ऊपर, इफ़ आई डोंट फिनिश दिस वर्क, इफ़ आई डोंट फिनिश दिस वर्क माई बॉस विल रेज द रूफ, यानी अगर मैं इस काम को पूरा नहीं करता हूँ तो मेरा बॉस घर सर पर उठा लेगा। तो घर सर पर उठाना तो लिटरली नहीं होता है, इसका मतलब हुआ कि वो बहुत ज़्यादा चिल्लाएगा, यानी बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेगा उस बात को लेके। ओके, तो रेज द रूफ एक बहुत यूज़फुल इडियम है, इसे आप प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए इसके ऊपर एक और सेंटेंस बनाने की। तो अगर आप बना पाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करिएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे आज के इडियम्स की लिस्ट ओवर होती है। हम फटाफट से सारे इडियम्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले पाएँ और एक बार आपका रिविज़न भी हो जाएगा इसके साथ साथ। तो पहला इडियम है आज का हमारा कीप पेस विथ। कीप पेस विथ का मतलब होता है कदम से कदम मिलाना। सेकेंड इडियम है एट द 11th आवर। एट द 11th आवर का मतलब हुआ आखिरी वक्त में। नेक्स्ट, बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब हुआ घुमा फिरा कर बातें करना। नेक्स्ट, इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट यानी लिख कर या फिर लिखित में। नेक्स्ट, बेड ऑफ रोजेस। बेड ऑफ रोजेस का क्या मतलब है? आरामदायक या फिर सुखदायक। नेक्स्ट, कम टू लाइट। कम टू लाइट मतलब सामने आना। नेक्स्ट, कैच रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड इसका मतलब रंगे हाथों पकड़ना। नेक्स्ट, चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले मतलब आसान काम या फिर बच्चों का खेल। नेक्स्ट, क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क इसका मतलब पुरानी बातों पर पछताना। नेक्स्ट, डबल डीलिंग इसका मतलब हुआ दोहरा व्यवहार या फिर दोहरी चाल। नेक्स्ट, यंग एंड ओल्ड। यंग एंड ओल्ड इसका मतलब हर व्यक्ति या फिर प्रत्येक व्यक्ति। नेक्स्ट इडियम है हमारा सी आई टू आई। सी आई टू आई का मतलब होता है सहमत होना। नेक्स्ट, एंड इन स्मोक यानी बेकार जाना। एंड इन स्मोक बेकार जाना। नेक्स्ट, फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब होता है हमेशा के लिए। नेक्स्ट इडियम है इन अ फिक्स। इन अ फिक्स का मतलब होता है परेशानी में। नेक्स्ट, मैन इन द स्ट्रीट। मैन इन द स्ट्रीट मतलब साधारण व्यक्ति। नेक्स्ट, इन द निक ऑफ टाइम।
इन द निक ऑफ टाइम मतलब एन वक्त पर। नेक्स्ट, आउट ऑफ पॉकेट। आउट ऑफ पॉकेट मतलब पैसे की कमी या फिर बर्बाद। नेक्स्ट, प्रॉज एंड कॉन्स। प्रॉज एंड कॉन्स मतलब पक्ष विपक्ष या फिर फ़ायदा और नुकसान। नेक्स्ट, अप टू द मार्क यानी ठीक या फिर अच्छे स्तर पर। नेक्स्ट, अप्स एंड डाउन्स। अप्स एंड डाउन्स मतलब उतार चढ़ाव। और लास्ट इडियम है रेज द रूफ। रेज द रूफ मतलब घर सर पर उठाना। तो यहाँ पर हमारे इडियम्स की लिस्ट ओवर होती है, उसका रिवीजन भी ओवर होता है। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा इडियम आपको बहुत अच्छा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। ये वीडियो सिर्फ यहीं तक था। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर इस वीडियो को किसी नीडी के पास पहुंचा सकता है। हो सकता है वो इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हो बट उनके पास प्रॉपर गाइडेंस ना हो, अच्छे उनके पास एग्जैक्ट यानी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स उनके पास ना पहुंच पाए। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको प्रोवर्ब्स और यानी इडियम्स और फ्रेसेस का डिफरेंस बताऊंगी, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। राइट, तो देखिए, इडियम्स और फ्रेसेस दोनों कुछ वर्ड्स का कलेक्शन होता है, यानी दोनों में कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, बट दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इडियम्स में लिखा कुछ होता है, उसका मतलब कुछ होता है। जैसे यंग एंड ओल्ड का मतलब होना चाहिए जवान और बूढ़ा, बट उसका मतलब है क्या? हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति। तो इडियम्स वही होते हैं जिसमें लिखा कुछ है, उसका मतलब कुछ है। बट फ्रेसेस के साथ ऐसा नहीं है। फ्रेसेस में जो लिखा होता है उसका मतलब वैसा ही होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि इन अ वे यानी एक तरीके से, तो ये लिखा भी वही है, उसका मतलब भी वही है। या फिर अगर मैं आपको बोल दूं फॉर इंस्टेंस, तो ये भी एक फ्रेज बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी दो वर्ड्स हैं। फॉर इंस्टेंस यानी उदाहरण के लिए, तो इसमें लिखा वही है, उसका मतलब भी वही है। राइट, तो फ्रेसेस में लिखा जो होता है उसका मतलब वही होता है। तो ये डिफरेंस है। बट एक और डिफरेंस ये भी है कि इडियम्स जो होते हैं वो अपने आप में कंप्लीट होते हैं। यानी इडियम्स आपने बोल दिया तो वो, जैसे बीट अबाउट द बुश, आपने सीखा भी वीडियो में, बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है यहाँ वहाँ की बातें करना, तो अपने आप में कंप्लीट है। बट फ्रेसेस अपने आप में कंप्लीट नहीं होते हैं। फ्रेसेस के थ्रू अपनी बात बोलने के लिए उसके आगे या पीछे आपको कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं किसी को बोल दूं इन अ वे, तो ये अपने आप में इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है इडियम्स और फ्रेसेस में। आई थिंक ये वीडियो लेसन आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में बताई गई हर बात, हर एक सेंटेंस, हर एक एग्जाम्पल, हर इडियम आपको समझ आया। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक करना मत भूलिएगा। आई एम सेइंग इट अगेन बिकॉज आपका लाइक और कमेंट मुझे मोटिवेट करता है और अच्छा काम करने के लिए। राइट, एंड इस वीडियो में बताइएगा कौन सा इडियम आपको बहुत अच्छा लगा, वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके लिए सिंपली जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको आपको टच करना है और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको आपको प्रेस कर देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इस चैनल पर अपलोड होने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा और आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीख सकते हैं। ऑलराइट, नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।